डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस के आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि प्रोग्राम सेल डेथ किसे कहते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और वो किस प्रकार से होता है। थोड़ा सा शॉर्टली सारांश में मैं उसको एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रोग्राम सेल डेथ सेल की डेथ है जो कि बहुत प्री प्लान्ड तरीके से होती है। प्रोग्रामिंग होती है, मतलब सेल के अंदर ये प्रोग्रामिंग होती है कि सेल की डेथ होनी है। प्रोग्राम सेल की सिग्निफिकेंस क्या है? ये अनवांटेड सेल्स जो हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। अगर सेल के अंदर कोई डैमेज हो गया है, कोई डीएनए का डैमेज हो गया है, या फिर कोई म्यूटेशन हो गया है, या सेल कैंसरस हो गई है, या फिर सेल के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में उस हानिकारक कोशिका से अन्य संतति कोशिकाओं का निर्माण न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो कोशिका वहीं की वहीं तुरंत ख़त्म हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसे में उसी सेल के अंदर ऐसी मैकेनिज़म्स होती हैं जिसके द्वारा उस सेल को ख़त्म किया जाता है। डेवलपमेंट के दौरान भी सेल डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ बेहद आवश्यक होती है। जिस तरीके से सेल डिवीज़न आवश्यक है, उसी प्रकार से सेल डेथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। एक तो सेल का जो टिश्यूज़ में जो सेल का टर्नओवर है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सेल डिवीज़न के द्वारा लगातार नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो आवश्यक है कि पुरानी कोशिकाएं जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो इसमें भी प्रोग्राम सेल डेथ आवश्यक है। इसके अलावा डेवलपमेंट के दौरान जैसे हिंड लिम्स और फोर लिम्स में जो फिंगर्स डेवलपमेंट होता है, या एम्फीबियंस में जो लार्वा से एडल्ट डेवलपमेंट होता है, तो जैसे जैसे टेल है वो ख़त्म हो जाती है, तो इस प्रकार से या जो एम्ब्रियो के दौरान जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स बने हैं, उन न्यूरॉन्स में से जो आवश्यक हैं वो तो रह जाते हैं, और जो नहीं काम में आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो उसके ज़रिए उन टिश्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डेवलपमेंट की। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इस एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। Programmed cell death plays a key role in both the maintenance of adult tissues and embryonic development. एडल्ट के टिश्यूज़ में भी सेल्स की संख्या को मेंटेन रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी प्रोग्राम सेल डेथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। In contrast with the accidental death of cells from an acute injury, most programmed cell death takes place by the active process of apoptosis. जैसे कि एक्सीडेंटल सेल डेथ होता है तो सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। वो सेल जो है वो स्वेल करती है, फूलती है, फिर फट जाती है, और उसका जो कंटेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फैल जाता है, और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। इसके विपरीत जो एपोप्टोटिक सेल है, उस सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस का पार्ट है वो भी फ्रेगमेंट होता है, खंडों में विभक्त हो जाता है। जो क्रोमेटिन पार्ट है वो भी खंडों में विभक्त हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, और कोशिका से बहुत छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ एक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं जिसे ईट मी सिग्नल कह सकते हैं, जिसके दौरान जो नॉर्मल कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में जो फॉस्फोटिडाइल सीरीन उपस्थित है, वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ के आउटर लीफलेट में पहुंच जाता है। एपोप्टोटिक बॉडीज़ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर लीफलेट में आ जाता है, मतलब जो अंदर है ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन वो बाहर की ओर आ जाता है, और बाहर ये इसके सिग्नल्स जो हैं इस फॉस्फोटिडाइल सेरीन के जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स फेगोसाइटिक कोशिकाओं के पास उपस्थित होते हैं। जैसे ही वो इस फॉस्फोटिडाइल सीरीन को देखते हैं, वो तुरंत पहचान जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि इस कोशिका का भक्षण करना है, और वो आसानी से उसको सराउंडिंग से ख़त्म कर देते हैं। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं होता है। एपोप्टोटिक सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स आर देन एफिशिएंटली रिमूव बाय फेगोसाइटोसिस। हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि किस प्रकार से फेगोसाइटिक कोशिकाएं जो हैं वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ को हटाती हैं। Robert Horvitz initially identified 3 genes that play key roles in regulating and executing apoptosis in C. elegans.
ये तो थी प्रोग्राम सेल डेथ की बात। अब अगर हम इसको जेनेटिकली कंट्रोल देखें कि जीन्स के द्वारा ये किस प्रकार से कंट्रोल होता है या इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हॉर्विट्ज नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ स्टडी की और बताया कि सी एलिगेंस जो होता है, जो निमेटोड है उसके अंदर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो फिक्स होती है। जो सोमैटिक सेल्स है 959 सोमैटिक सेल्स होती हैं, संख्या उनकी उनके एडल्ट में फिक्स होती है। हालांकि एम्ब्रियो के अंदर कुछ 1000 से ऊपर कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन एडल्ट में जाते जाते ही 959 में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वो एक्स्ट्रा कोशिकाएं प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस के द्वारा नष्ट होती हैं। तो रॉबर्ट हॉर्विट्ज ने देखा कि 3 मुख्य जीन्स जो हैं वो सी एलिगेंस में एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने और एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये 3 जीन्स कौन कौन सी हैं? ये 3 जीन्स हैं SED9, SED4 और SED3। इसमें जो SED9 जीन है ये एपोप्टोसिस को रोकने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि एरो में हमने यहाँ पे ऐसे लगाया है, तो ये एपोप्टोसिस को रोकने का काम कर रही है। और ये जो 2 जीन्स हैं SED4 और SED3, ये चाहती हैं कि एपोप्टोसिस हो और सेल डेथ हो। अगर SED3 और SED4 दोनों की दोनों अगर इनएक्टिवेट हो जाएं या उनको म्यूटेशन के द्वारा ये अपने आप इनएक्टिवेट हो जाए या इनको कर दिया जाए तो क्या होगा, तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। अगर ये दोनों जीन्स इनएक्टिवेट हो जाएं या इनका म्यूटेशन हो जाए या ये काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, एपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया है, प्रोग्राम सेल डेथ की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, नहीं होगी, अवरुद्ध हो जाएगी। अगर इसके विपरीत जो SED9 है ये वाला, ये एज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस है, ये एपोप्टोसिस नहीं होने देना चाहता। यानी अगर ये ख़राब हो जाए, ये इनएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, तो मतलब एपोप्टोसिस जो है वो नहीं होगा, सॉरी वो ज़्यादा होगा, यानी कैंसरस सेल्स में ये बदल सकती है। अगर 2 ही चीज़ें होती है, या तो सेल की डेथ होगी या सेल का डिवीज़न होगा। अगर सेल डेथ होती है यानी एपोप्टोसिस होता है, और सेल डेथ नहीं होती, ऐसी जीन्स जो सेल डेथ नहीं होने देना चाहती, तो उन कोशिकाओं को हम जनरली ऑन्कोजीन्स कहते हैं, यानी वो कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। अगर वो नॉर्मल सेल डेथ नहीं होने दे रही तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कैंसर को बढ़ावा दें, तो उनको हम जनरली ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। तो सी एलिगेंस में ये तीनों जीन्स जो हैं ये रेगुलेट करती हैं एपोप्टोसिस को, जिसमें SED9 निगेटिव रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस है, यानी एक तरीके से कैंसर को बढ़ावा देने वाली कोशिका है। और SED4 और SED3 जो है ये एपोप्टोसिस या नॉर्मल सेल डेथ के लिए उत्तरदायी हैं। ये चाहती हैं कि सेल की डेथ हो, अगर डैमेज है कहीं ना कहीं तो ये सेल की डेथ को बढ़ावा देने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सी एलिगेंस में जीन्स रेगुलेट करती हैं एपोप्टोसिस को। अब आता है कैस्पेजेस, जो कि एपोप्टोसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। The caspases are the ultimate effectors or executioners of programmed cell death, bringing about the events of apoptosis by cleaving more than 100 different target proteins. They named caspases because they have cysteine residues at their active site and cleave after aspartic acid residues in their substrate proteins. प्रोग्राम सेल डेथ को एग्जीक्यूट करने के लिए या एपोप्टोसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कुछ प्रोटीन्स हैं। इनका नाम जो है कैस्पेसेस रखा गया है क्योंकि इनकी जो इन प्रोटीन्स की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर सिस्टीन अमीनो एसिड उपस्थित होता है। इन प्रोटीन्स की एक्टिव साइट पर सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यू जो है वो उपस्थित होता है, और ये जनरली जो भी इनकी सबस्ट्रेट प्रोटीन है उस सबस्ट्रेट प्रोटीन में ये एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू के बाद में कट लगाती है, क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, खुद एक प्रोटीन है। तो इनकी एक्टिव साइट पर तो सिस्टीन रेजिड्यू या सिस्टीन अमीनो एसिड उपस्थित होता है, और ये इनका जो भी सबस्ट्रेट प्रोटीन है जिसको ये कट करेंगी उसमें ये एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू के आगे कट लगाती है, इसलिए इनका नाम कैस्पेजेस रखा गया है। जो सी है वो सिस्टीन और ये ASP है जो एस्पार्टिक एसिड, तो इनको कैस्पेजेस कहा गया है। और ये कैस्पेजेस एपोप्टोसिस में बेहद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
All caspases are synthesized as inactive precursors called procaspases that can be converted to the active form by proteolytic cleavage catalyzed by other caspases. ये कैस्पेजेस जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जनरली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनका जो इनएक्टिव फॉर्म है या निष्क्रिय रूप है उसको हम प्रोकैस्पेजेस कहते हैं। ये खुद दूसरे कैस्पेजेस जो हैं, मतलब एक कैस्केड सा चलता है, एक कैस्पेज खुद एक्टिव होगा या कोई सिग्नल ऐसा उसको मिलेगा जिसकी वजह से वो एक्टिव होगा, और वो फर्दर आगे की कैस्पेजेस को तोड़ कर उसको एक्टिव कर देता है, और फिर वो एक्टिव हो जाता है तो वो उससे आगे वाले कैस्पेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरीके से पूरा एक कैस्केड चलता है जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? सेल डेथ। अल्टीमेट रिजल्ट सेल डेथ है। तो ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं। इनके निष्क्रिय फॉर्म को हम प्रोकैस्पेज कहते हैं। ये कैस्पेजेस क्या क्या काम कर सकते हैं? ये देखो आप, ये कैस्पेजेस जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, सेल फ्रेगमेंटेशन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको फ्रेगमेंट करके सेल मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग कर देते हैं, सेल के अंदर जो एक्टिन मायोसिन का जो साइटोस्केलेटन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, और इसके अलावा सेल सरफेस पे जो फॉस्फोटिडाइलसिरिन सिग्नल है उसको अंदर से बाहर की ओर ले आते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेलुलर चेंजेस हैं जो एपोप्टोसिस में होते हैं, ये सब कैस्पेजेस के द्वारा होते हैं। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन, सेल साइटोप्लाज्म जो है उसको फ्रेगमेंट करके उसकी ब्लेबिंग बनाना, और जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनको डिसरप्ट कर देना, वो पूरी कोशिका की संरचना को बनाए रखे हुए हैं, वो साइटोस्केलेटन है, अंदर उस संरचना को पूरा बनाए रख रहे हैं। तो अगर वो डिसरप्ट हो जाएंगी तो पूरी कोशिका के अंदर की संरचना डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। गोल्जी बॉडीज़ हैं उनका फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं और फॉस्फोटिडाइलसिरिन को अंदर से बाहर ले आते हैं, जिससे जो फैगोसाइटिक कोशिकाएं हैं वो आसानी से उनका भक्षण कर ले। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कैस्पेजेस के द्वारा होती हैं। सबसे पहले बाहर से कोई सिग्नल आता है और वो सिग्नल इन कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है, फिर ये एक दूसरे को क्रमशः एक्टिवेट करती जाती है, और अल्टीमेट रिजल्ट इनका सेल डेथ होता है। सेंट्रल रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, द BCL2 फैमिली। जिस तरीके से सी एलिगेंस में रॉबर्ट हॉर्विट्ज ने सेड जीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उसी प्रकार से मैमल्स के अंदर भी कुछ जीन्स होती हैं जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती हैं। ये जो जीन्स हैं ये BCL2 फैमिली से रिलेटेड होती हैं। Mammals encode a family of approximately 20 proteins related to BCL2, which are divided into 3 functional groups. इन जो प्रोटीन्स इनको हम बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटर प्रोटीन। एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स, नाम से समझ में आ रहा है एंटी एपोप्टोसिस, यानी कि ये एपोप्टोसिस के विरुद्ध हैं। तो ये नहीं चाहती कि एपोप्टोसिस हो, तो ये क्या करती हैं, ये प्रोग्राम सेल डेथ को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। तो इनका नाम है एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन। दूसरी है प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी ये चाहेंगी कि प्रोग्राम सेल डेथ हो, तो ये प्रो एपोप्टोटिक, एपोप्टोटिक से पहले की प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। और तीसरे प्रकार की होती है प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन। ये प्रोटीन्स भी चाहती हैं कि एपोप्टोसिस हो, तो ये भी एपोप्टोसिस के होने की दिशा में कार्य करती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जनरली एंटी एपोप्टोटिक जो है वो इन प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स को पकड़े रखती है या इनको बांधे रखती है, इनको काम नहीं करने देती। जो काम ये करना चाहती है इनको काम करने से रोकती कौन है? ये प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स को काम करने से रोकती है एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स। लेकिन जैसे ही सेल के पास में ये सिग्नल आ जाता है कि इस सेल की डेथ होनी है, तो ये सेल्स जो है ये जो प्रोटीन्स हैं प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन, ये एक्टिव हो जाती हैं, ये उस सिग्नल को पहचानती हैं और ये एक्टिव हो जाती है। और ये एक्टिव होकर के क्या करती है, इनके साथ जुड़ जाती है, इनके साथ
ये इस एंटी एपोप्टोटिक को जोड़ लेती है, ये दोनों जुड़ जाती हैं तो ये क्या होता है, ये वाली फ्री हो जाती है। जो प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स हैं ये फ्री हो जाती हैं और ये फिर अंदर आगे से आगे कैस्पेजेस जो हैं उनको एक्टिवेट करती जाती हैं और फर्दर लास्ट में सेल की डेथ हो जाती है। इसको हम एक अपने अगले डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। द प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स are upstream members of the cascade regulated by the signals that induce cell death or cell survival। जो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये सेल के अंदर जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको पहचानती हैं। या तो सेल के अंदर दो प्रकार के सिग्नल आएंगे, या तो सेल की डेथ के, अगर डीएनए डैमेज है, एग्जाम्पल अगर डीएनए डैमेज है या कोई म्यूटेशन हो गया है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल आता है तो इसका मतलब सेल डेथ होनी है। तो उसको, या फिर सेल सर्वाइवल, ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि सेल का सर्वाइवल हो, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो, तो किसी भी प्रकार का जो भी सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स कार्य करती हैं। जब सेल डेथ का सिग्नल आ गया तो ये प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और ये एक्टिवेट होकर के एपोप्टोसिस की दिशा में दो काम इनिशिएट करती हैं, दो काम करती हैं। एपोप्टोसिस होने की दिशा में दो काम करती हैं। एक तो ये एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन के काम को मतलब एंटागोनाइज कर रही हैं, मतलब उनके विपरीत काम कर रही हैं। जनरली ये उनको पकड़ लेती है और इनको काम नहीं करने देती। एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन के काम को बंद कर देती है, रोक लेती है, या उनको काम नहीं करने देती है, उनके काम का विरोध करती है, क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक तो चाहेगा ही नहीं कि एपोप्टोसिस हो, इसलिए इनके काम को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जैसा भी सेल को सिग्नल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर सेल डेथ का सिग्नल मिल रहा है तो सबसे पहले ये एंटी एपोप्टोटिक के काम का विरोध करेंगी। जैसे ही इनका विरोध हो जाएगा ये फ्री हो जाएंगी और इनको भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स फ्री हो जाती हैं और ये आगे से आगे अन्य कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। जैसे ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये नॉर्मल सेल है और ये है प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन। जनरली नॉर्मल मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन और प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन, ये इफेक्टर प्रोटीन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मतलब दोनों एक दूसरे के काम का विरोध कर रही है और अल्टीमेट चेंज कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जब सेल डेथ का सिग्नल मिल गया है, सेल डेथ का सिग्नल मिल गया है तो ये जो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट होते ही क्या करेगी, ये देखो ये वाली जो है ये इससे जुड़ जाएगी, इससे जुड़ गई, ये फ्री हो गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इससे जुड़ गई और इसके मतलब इस तरीके का निशान का मतलब है ये जो एंटी एपोप्टोटिक है उसके काम को रोक रही है, उसका विरोध कर रही है। तो ये एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ जुड़ करके इसको ब्लॉक कर देती है। जैसे ये ब्लॉक हो जाती है ये फ्री हो जाती है। जो एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन जो है, ये प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और इसके एक्टिवेट होते ही जो एपोप्टोसिस के आगे के जो फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जो बाकी के कैस्पेजेस हैं वो कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो ये है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, किस प्रकार से कोशिका को सिग्नल मिलते हैं कि कोशिका का सर्वाइवल होना है या सेल की डेथ होनी है। तो ये जो जीन्स हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये इस दिशा में काम करती हैं। In mammals, mitochondria play a central role in controlling programmed cell death. मैमल्स के अंदर जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, जो कि एटीपी का एक सोर्स होता है, एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं, तो एटीपी का सोर्स होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड कराने के साथ साथ प्रोग्राम सेल डेथ को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। When active, the pro-apoptotic effector proteins Spark and Bach form oligomers in the outer membrane of mitochondria, resulting in the release of cytochrome C from the intermembrane space. माइटोकॉन्ड्रिया के पास में साइटोक्रोम सी है जो कि अंदर बंद है
बाहर नहीं निकल रहा है। नॉर्मल अवस्था में वो कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर बंद है साइटोक्रोम सी। और ये साइटोक्रोम सी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रोग्राम सेल डेथ को कंट्रोल करने में। जनरली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बंद रहता है, लेकिन जब ऊपर से सिग्नल आ गया, जब प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन ने एंटी एपोप्टोटिक को पकड़ लिया और अब प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं, तो उनमें से दो प्रोटीन्स बाक्स एंड बाक ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ओलिगोमर्स बना लेती है। मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें छेद बना कर देती है, पोर्स क्रिएट कर देती है। उन पोर्स से, उन छिद्रों से ये साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर निकल के और कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ये बाक्स और बाक क्या करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है उसमें छिद्र उत्पन्न कर देती हैं। उन छिद्रों के जरिए जो अंदर साइटोक्रोम सी था वो बाहर आ जाता है। रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोसोम। साइटोसोल जो है कोशिका द्रव्य जो है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर कैस्पेज 9 और अपाफ 1 ये हैं। ये एपोप्टोसोम बना रहे हैं। ये एक प्रोटीन बना रहे हैं जिसका नाम है एपोप्टोसोम। लेकिन उस एपोप्टोसोम को काम करने के लिए चाहिए साइटोक्रोम सी। बिना साइटोक्रोम सी के वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है साइटोक्रोम सी, तो वो एक्टिवेट होगा नहीं। लेकिन जैसे ही सेल डेथ का सिग्नल मिल गया है और प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन जो है वो बाक और बाक्स को एक्टिवेट करती है। ये बाक और बाक्स क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं, छिद्र क्रिएट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप साइटोक्रोम सी जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। और ये साइटोक्रोम सी पाफ 1 और कैस्पेज 9 के साथ जुड़ करके एपोप्टोसोम का निर्माण करता है। ये एपोप्टोसोम जैसे ही बन गया, एक्टिवेट हो गया, ये फर्दर आगे कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करेगा, कैस्पेज 9 कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा। मतलब ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाएंगे और अंत में सेल की डेथ हो जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन सेल डेथ का सिग्नल पहचानेगी। जैसे ही वो सिग्नल पहचानती है, वो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, वो एंटी एपोप्टोटिक को पकड़ लेती है। उसके पकड़ते ही प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स वो सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि वो फ्री हो गई हैं। वो फ्री होते ही सक्रिय हो जाएंगी। वो सक्रिय हो जाएंगी तो उनमें से कुछ, जैसे कि बाक और बाक्स जो हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो पोर्स जो झिल्ली है उसमें ऑलिगोमर्स का निर्माण कर देते हैं, एक तरीके से छिद्र उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो साइटोक्रोम सी है वो कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर एपाफ 1 और कैस्पेज 9 उपस्थित हैं। ये इसके साथ साइटोक्रोम सी के साथ में मिलकर के एपोप्टोसोम का निर्माण करते हैं। ये एपोप्टोसोम एक्टिवेट होकर के कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 9 कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है और कैस्पेज 3 अल्टीमेटली सेल की डेथ कर देता है। ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। सेल डेथ का सिग्नल मिल रहा है। सेल डेथ के सिग्नल मिलते ही जो प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन्स हैं बाक्स और बाक, ये क्या कर रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में ये देखो ऑलिमर्स बना रही है। इन ऑलिमर्स के ज़रिए ये जो साइटोक्रोम सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ऑलिगोमर्स के ज़रिए ये साइटोक्रोम सी जो है वो कहाँ गया, कोशिका द्रव्य में आ गया। और कोशिका द्रव्य में ये ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये एपाफ 1 है, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये कैस्पेज 9 है, और ये जो साइटोक्रोम सी है जो कोशिका झिल्ली में आ गया वो भी इसके अंदर जुड़ गया। ये तीनों चीज़ें जुड़ते ही एपोप्टोसोम जो है वो सक्रिय हो गया। एपोप्टोसोम जो है वो कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देता है, और कैस्पेज 3 के एक्टिवेट होते ही एपोप्टोसिस हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। इस प्रकार से कोशिका की मृत्यु होती है। थैंक यू।